आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास बुलेटिन में। आप बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्म दिवस पर बधाई दी है। आपको बता दें कि रेल कौशल की योजना की शुरुआत की गई है। तो वहीं वैष्णव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल भारत बल्कि दुनिया का एक ही दिशा दी है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि आज रेलवे हमारे पीएम का एक छोटा सा तोहफा दे रहा है। वंचितों का कौशल विकास और उत्थान उनके दिल में बेहद करीब है। इसे ध्यान में रखते हुए हम रेलवे कौशल विकास योजना शुरू कर रहे हैं, जो कि 50,000 लोगों को कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो आज दुनिया में प्रासंगिक भी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ये योजनाएं सभी के लिए निःशुल्क प्रदान की गई है। उनमें पहला है पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी है। रेल मंत्री ने शुरू की है रेल कौशल विकास योजना। 50,000 लोगों को इसमें फायदा भी मिलेगा। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने कहा था कि बहुत कम महिलाओं को शीर्ष पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। आजादी के 75 सालों के बाद भी सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कम से कम 50% प्रतिनिधित्व की उम्मीद की जाएगी। लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं कि बड़ी कठिनाई के बाद अब हमने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में महिलाओं का केवल 11% प्रतिनिधित्व हासिल किया है। जस्टिस रमणा के इस बयान से महिला सांसदों और संगठनों में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर फिर से बेचैनी बढ़ा दी गई है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए महिला सांसदों और महिला संगठनों ने एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक की मांग शुरू कर दी है। महिला सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे चाहे तो इस विधेयक को आसानी से पारित करा सकते हैं। तो वहीं महिला संगठनों ने आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करने की मांग भी की है। महिला समूहों और सांसदों का कहना है कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था संसद और विधानसभा में महिलाओं की आवाज को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे देश की आधी आबादी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक की मांग शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वां जन्म दिवस अवसर पर पीएम मोदी के मिले उपहारों की नीलामी शुरू कर दी गई है, जिसमें उपहारों में हाल ही में खत्म हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की किट और उपकरण भी शामिल है। आपको बता दें कि पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले और नोएडा के डीएम एल.वाई. सुहास अभी तक की नीलामी में बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही 12 पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात के दौरान सुहास ने प्रधानमंत्री को एक बैडमिंटन रैकेट गिफ्ट किया था, जिसका नीलामी में बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा गया है। तो वहीं अभी तक की नीलामी में सुहास के बैडमिंटन रैकेट की बोली 10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो वहीं पैरालंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुनील अंतिल के जेवलिन का बेस प्राइस भी 1 करोड़ रुपए ही रखा गया है। आपको बता दें कि इस नीलामी के जरिए मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पेट्रोल पोल में यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है और द्वितीय कार्गो गेट के निर्माण के लिए नींव भी रखी है। इस मौके पर बांग्लादेश के जहाज रानी मंत्री खालिद मोहम्मद चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम कुमार दोराईस्वामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस शुभ दिन पर पेट्रोपोल में यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन विशेष महत्व रखता है। यह भवन भारत बांग्लादेश के बीच गहराते मैत्री संबंध का प्रतीक है। वहीं आपको बता दें कि इस यात्री टर्मिनल भवन में उद्घाटन के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोनों देशों के लोगों को इस चेक पोस्ट के जरिए आना जाना आसान भी बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी बिसात के साथ साथ उम्मीदवारों की तलाश भी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है।
बसपा ने कहा है कि पार्टी से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक नेताओं को सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस भी बताना होगा। इतना ही नहीं, पार्टी संस्थापक काशीराम और मायावती के लिटरेचर को लेकर के उन्होंने सोशल मीडिया में किस तरह का काम किया है, ये भी उनको बताना होगा। इसके बाद ही बसपा से उम्मीदवार पक्के की जाएंगे। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हाथी के सिंबल पर लड़ने वाले इच्छुक नेताओं के लिए आवेदन पत्र जारी किया है। आवेदन पत्र में साफ तौर पर सोशल मीडिया की अपनी सक्रियता को लेकर काशीराम के मिशन पर क्या क्या काम है उसका जिक्र भी करना होगा। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से आवेदन पत्र भी मांगे हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस आवेदन पत्र के साथ साथ एक कॉलम में सोशल मीडिया की डिटेल्स भी भर कर देनी होगी। इस कॉलम में आपको बताना होगा कि सोशल मीडिया अकाउंट कितना एक्टिव है आपका। इतना ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कितने पोस्ट किए हैं उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को राजनीति की राखी सावंत बताया है। इससे पहले सिद्धू ने कृषि कानूनों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट किया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के कृषि कानूनों के तहत प्राइवेट मंडी को नोटिफाई किया है। उसके बाद अलग सेशन बुला करके कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ने का भी ड्रामा किया गया है। केजरीवाल सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के इस ट्वीट के जवाब में राघव चड्ढा ने लिखा है कि पंजाब की राजनीति की राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का आला कमान से डांट पड़ी है, क्योंकि वह लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब वह अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़े हैं। कल तक इंतजार करिए, वह फिर कैप्टन के खिलाफ भी बयान देंगे, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में फैला जानलेवा बुखार दिनों दिन और अधिक खतरनाक होता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते 2 दिनों में डेंगू और बुखार से एक किशोर और 2 बच्चों की मौत हो गई है। इनमें 6 महीने का बच्चा भी शामिल है। इससे पहले फरह क्षेत्र के कोह और गोवर्धन के जचौदा गांव में बुखार से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांवों के सर्वेक्षण शुरू करा करके बुखार पीड़ितों के नमूने भी एकत्र किए हैं। तो वहीं फरह और छाता क्षेत्र के गांवों में कराए गए सर्वेक्षण में अब तक डेंगू के 327 मामले पाए गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने बताया है कि मलेरिया और डेंगू की बीमारी न फैलने देने के लिए पंचायत विभाग के कर्मचारी छिड़काव और सैनिटाइजेशन व साथ ही फंगिंग लगातार कर रहे हैं। साथ ही पानी इकट्ठा होने से रोकने और अन्य सावधानियों को लेकर के ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, ताकि मच्छर ना पैदा हो सके और मथुरा में इस जानलेवा बुखार का कहर कम हो सके। खबर यूपी के औरैया जिले से है, जहां एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुराल वालों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। महिला का शव घर में छोड़कर फिर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के मायके पक्ष के लोग पहुंचे और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और साथ ही मामले में मृतक महिला के मायके वालों से पूछताछ भी की जा रही है। मृतक महिला के मायके पक्ष ने बताया है कि ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और दहेज न देने से उन्होंने बेटी की हत्या कर दी। तो वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस फरार पति और ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश में जुटी हुई है। इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।